बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेस्ट स्टार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनमोल अरशद और आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं फ्रॉम लाहौर गैज़िंग यूनिवर्सिटी स्टूडियोज। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं edutv.atc.gov.pk पे और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए @edutv_HEC। नाज़रीन, निसाब तालीम और तालीमी इस्लाहात वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहे हैं, लेकिन इन इस्लाहात को अमली तौर पर पूरा करने के लिए जिन टेक्निक्स और रूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का अनवान है स्टेप्स टुवर्ड्स एनहांसिंग क्वालिटी एजुकेशन। वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनके जरिए हम म्यार तालीम को बेहतर बना सकते हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम और AGC पंजाब की एजुकेशन को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं इन पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हनान और आज हम इनसे जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स और स्ट्रेटजीज के थ्रू हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू जी। Dr. Hanan is a professor in the School of Communication Studies in University of Punjab. Before this, he was the Dean of School of Media and Communication, University of Central Punjab and University of Lahore. He was the head of department in FC. He has done his MPhil in Media Studies and PhD in Communication Culture from York University of Canada. He has 20 years of experience in teaching, research and industry. Dr. Hanan has 100+ international papers which has printed in HEC recognized journals and inter-conference proceedings has been checked. He has played his role in media education in Pakistan and has been valuable services in quality education system. He is also a member of HEC Education Committee. नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स और स्ट्रेटजीज के थ्रू हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव एनहांस कर सकते हैं इन पाकिस्तान। जी तो सर, आप अपने आवाम को क्या बताना चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह हम एनहांस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो हमेशा ही इम्प्रूवमेंट के लिए तो जगह रहती है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान बना है पंजाब के अंदर, पहले फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन, उससे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की चेंज आई है, क्योंकि एक पॉलिसी डायरेक्शंस मिली है और उससे जो है ना हमारे अंदर एक रिसर्च कल्चर बड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट हुआ है, जो कि अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। बहुत सारी अभी हमें मंजिलें तय करनी है, पर पाकिस्तान की जो विजिबिलिटी रिसर्च में अब शुरू हुई है, काफ़ी पाकिस्तान के स्कॉलर्स जो है इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की रिसर्च विजिबिलिटी बढ़ी है। तो HEC के जो फोकस 3 एरियाज के ऊपर किया है, जो मैंने देखा है, उसमें सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। उसमें कैरिकुलम डिज़ाइन है, उसके अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद जिनका खास फोकस रहा है वो फोकस रहा है इनके ऊपर जो है रिसर्च के ऊपर कि किस तरह रिसर्च ग्रांट्स HEC ने बहुत ज़्यादा दी है पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह रिसर्च कल्चर को प्रमोट किया है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं। फिर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर HEC का बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान के अंदर, और जो पिछले मैं 20 ईयर्स से देख रहा हूँ, और उससे बाद जो हमारा पंजाब HEC ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया डॉक्टर निज़ाम से, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, और उसके बाद आगे डॉक्टर शाहिद मरी और ये तमाम लोगों ने अपनी इनपुट्स दी हैं, और पाकिस्तान में जो पंजाब है HEC ने बड़ी अहम रोल प्ले किया। पर ये स्टार्ट जो हमारा फेडरल HEC से हुआ है, तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जो पहला स्टेप है ना, जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और पहले हायर एजुकेशन पहले होता था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पर ये जो है स्टेप्स इस तरह बड़ी जबरदस्त चेंजेस जो है ना हमारे सिस्टम के अंदर लेके आए। ये तो एक जनरल कमेंट है इसके ऊपर। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो चुका है, या किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो बहुत सारी चीज़, जिस तरह सबसे पहले मैंने जो बात की है कि सबसे पहले तो हमें रिसर्च फंडिंग के ऊपर और इंडस्ट्रियल लिंकेज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है सर। इंडस्ट्रियल लिंकेज से सबसे पहले जो बात है इस पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह इंडस्ट्री को जो है ना यूनिवर्सिटी के यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ट्रेनर्स हम इंडस्ट्री से लेके आ सकते हैं, इंडस्ट्री की फंडिंग लेके आ सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी या दूसरे जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हम अगर जब बाहर से फंडिंग लेके आएंगे इंडस्ट्री से, तो एक तो हमारे जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज जब पढ़ेंगे तो उनकी एक तो ट्रेनिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें हमारे जो स्टूडेंट जहाँ से जो इंडस्ट्री से रिलेटेड
चीजों को पढ़ेंगे, उसी तरह की रिसर्च करेंगे तो उनको जॉब मिलने के चांसेस उनके ब्राइट हो जाएंगे। एक बात। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के ही ड्रिवन होते हैं, और इंडस्ट्री जब उनको लिए फंडिंग करेगी तो स्टूडेंट और फैकल्टी मिलकर उसके ऊपर जब रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, तो जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स है ना वो हल हो सकेंगे। सबसे पहला स्टेप तो इंडस्ट्री लिंकेज के साथ है। दूसरा ट्रेनर्स है, वो इंडस्ट्री से ट्रेनर्स लिए जाए, स्पेशलाइज ट्रेनिंग। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मीडिया की बात कर लें तो हमारे पास जब मेरी इंटरेक्शन होती है मीडिया चैनल्स के साथ, तो ये कहती है कि डॉक्टर साहब जो हमारे पास जो लोग आते हैं यूनिवर्सिटी से, उनके पास वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है जो आते ही बच्चे जो है टीवी चैनल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। पर अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years HEC ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशली यूनिवर्सिटीज ने बड़े अच्छे स्टूडियोज बनाए यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके ऊपर जो है ना एक्सपेंडिचर जो है लगाया है, और साथ जो है ना लिंकेज जो बने हैं इंडस्ट्री के साथ, उससे ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स की जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनी है। दूसरा ये कि हम अब स्किल सेट के साथ वो स्टूडेंट मार्केट में दे रहे हैं जिनको फॉरेन मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिली। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इस तरह हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, इस तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा है। सर, जिस तरह पाकिस्तान जो हमारी रिसर्च है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, तो कौन से ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं या प्लान्स हैं जिसके थ्रू हम इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह हम पहले वाई कैटेगरी का होता था, HEC ने 3 कैटेगरीज डिफाइन की हैं, वाई, X, Z और W कैटेगरी। W इम्पैक्ट फैक्टर में आता है। तो अब जो है HEC ने अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े इनहांस किए हैं, कहा है जी कि मैक्सिमम X कैटेगरी और जो है ना W कैटेगरी के अंदर आप छापें। सबसे पहले तो ये हमें करना पड़ेगा कि हम अपने असातिज़ा इकराम को और एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू पब्लिश देयर पेपर्स इन इंटरनेशनल HEC recognized journals, स्पेशली इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स। एक बात। दूसरा ये है कि हमें वो वाले काम क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। ऐसे आर्टिकल इंटरनेशनली छपते हैं। और तीसरा जो स्टेप है जिसके हमें फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि हम पाकिस्तान में पहले अगर आप 5 से 6 साल पीछे चले जाएं तो बहुत कम नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल्स पब्लिश हो रहे थे। अब ऑलमोस्ट तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज रिसर्च जर्नल्स जो है ना वो पब्लिश कर रही हैं, और ये तमाम पब्लिकेशन जो हो रही है ये HEC की इनिशिएटिव की वजह से है। HEC ने इनकरेज किया, ग्रांट्स देना शुरू की हैं, और यूनिवर्सिटियों में रियलाइजेशन हुई है कि इफ दे रियली वांट देयर QS रैंकिंग हाई, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इनको रिसर्च विजिबिलिटी बनती है आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके कितने रिसर्च पब्लिकेशंस हो रही हैं। तो इस तरह अगर हम नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल्स ज्यादा पब्लिश करेंगे, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से देखें वहां पे बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, पर डेफिनेटली इसमें W कैटेगरी के बहुत कम है। पर अगर हम इस स्टेज के ऊपर अपने रिसर्च जर्नल्स पब्लिश करने शुरू कर देते हैं तो आफ्टर 10 years हम स्कूपस में भी हो गए, हम W कैटेगरी में भी हो गए, और हमारे अंदर ऐसी विजिबिलिटी बनेगी, हमारे लोकल स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने की, और इसके साथ इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी अपने आर्टिकल पाकिस्तान में पब्लिश करेंगे पाकिस्तान जर्नल्स के अंदर। तो इस तरह हमारी जो है रिकग्निशन क्रॉस द ग्लोब होगी। जिस तरह जैमा का है मेडिकल साइंस वालों का जर्नल, तो उसमें आप देखें उसमें इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी है अपनी रिसर्च को विजिबिलिटी बनाने की। एक और ये है कि हमें इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हमारी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें, असातिज़ा इकराम को यहाँ पे मोटिवेट करें, और बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस हो उनके कि किस तरह इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट लेनी है। और HEC का एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है पंजाब का, जो फेडरल HEC का, जिन्होंने अब थीमेटिक रिसर्च ग्रांट्स देना शुरू किए फेडरल HEC ने। उसका एक बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ है कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो अब अपने रिसर्च पेपर्स उनसे रिसर्च ग्रांट विन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च कर रहे हैं। सर, आपने एक पॉइंट बोला था QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, तो 100 QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइक किस तरह वो इसके अंदर आ सकती हैं? देखिए, QS रैंकिंग के लिए ना डेफिनेटली टॉप 100 के लिए आने के लिए सबसे पहले तो यह है कि एक हाई लेवल का बजट जो है ना वो एलोकेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हम रिसर्च कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और हमारी क्वालिटी एजुकेशन कैसी है। पाकिस्तान के अभी तक कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर अभी QS रैंकिंग के अंदर जो है ना नहीं है, स्पेशली सोशल साइंस के अंदर तो बिल्कुल हम काफी पीछे हैं। मेरा जो इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं उसमें सबसे पहले तो यह है कि बहुत सारी हमारे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज काफी फोकस कर रही हैं अपनी, उन्होंने वेबसाइट्स प्रॉपर बनाई है, अपनी फैकल्टी अपने रिसर्च अपना जितना काम है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जबकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इसमें थोड़ा सा वो लैगिंग बिहाइंड है। इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी एक तो विजिबिलिटी हो, ताकि जब आपकी इंटरनेशनली कोई आपकी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है थ्रू वेबसाइट तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे होना बहुत जरूरी है। आपके जो रिसर्च हो रही है, आपके जो रिसर्च जितने भी आपके रिसर्च एक्टिविटीज है। 1
सेकंड ये है कि आप कौन से क्वालिटी एजुकेशन के मेजर्स आप ले रहे हैं, कौन से इंडिकेटर्स को आप इनपुट कर रहे हैं जिससे आपकी जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी एजुकेशन का वो इम्प्रूव हो। और हमें एक चीज है पाकिस्तान में माशाल्लाह से अभी अगर मैं कंपेयर करूं बहुत सारे कंट्री से, पाकिस्तान की पिछले लास्ट 20 ईयर्स से हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया है एजुकेशन के अंदर। तो हमें फोकस करना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इनरोल करें, स्पेशली अफ्रीका से और दूसरे कंट्री से, ताकि हमारे पाकिस्तान से आए और ये लोग जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर जाएंगे तो ये पाकिस्तान का एक डिफरेंट इमेज पोर्ट्रेल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो नेशन के एक ब्रॉडर इमेज को पोर्ट्रेल करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अब देखें पाकिस्तान के स्टूडेंट जो यहाँ से बीएस करके जा रहे हैं या एमफिल करके जा रहे हैं और बाहर की टॉप यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन को दे रही है वो क्वाइट अप टू मार्क है। जहां तक स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात है उसमें डेफिनेटली नए कैरिकुलम के मुताबिक इंडस्ट्री ड्रिवन कैरिकुलम बनाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो है ना टेक्निकल एजुकेशन को भी फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारी लैब्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि जितनी ज्यादा वेल इक्विप्ड लैब्स होंगी, जितना इक्विपमेंट होगा, मतलब अगर केमिकल की लैब है तो आपके पास अगर केमिकल्स वो अवेलेबल है तो बच्चे जितना प्रैक्टिकल काम करेंगे उतना उनकी प्रोग्रेस ज्यादा होगी। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जो फ्यूचर चैलेंजेस आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और सारे, हमें इन चीजों को किस तरह कॉप करना है, किस तरह हम इन चीजों को लेके चलेंगे अपने स्टूडेंट्स को। वो हाई लेवल ट्रेनिंग जब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उसको हम फेस नहीं कर सकेंगे। और हम डेफिनेटली राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। और हमारे जो एचईसी के चेयरमैन है, फेडरल पंजाब एचईसी, हमारी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, ये तमाम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। पर जो अभी इनिशिएटिव के लिए डेफिनेटली एक तो पैसा चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, फिर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है और मजीद पीएचडीज रिक्वायर्ड है ताकि वो स्पेशलाइज एरिया के अंदर काम कर सके और हमारा जो एकेडमी और रिसर्च है वो हम उसको प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवा सके। बिल्कुल ऐसे ही सर आपने एक बात की थी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस पे फोकस कर रहा है? देखिए अब थोड़ा शुरू हुआ है ये, इसमें हम डेफिनेटली इसके अंदर काफी कमी रही है, क्योंकि जिस तरह बाहर के कंट्रीज में कम्युनिटी कॉलेजेस में ज्यादातर टेक्निकल एजुकेशन और इस तरह के कोर्सेज देते हैं, तो हमारे यहाँ मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसफरेबल स्किल्स है ना, हम स्टूडेंट्स को डिग्रियां दे रहे हैं पर जो साथ स्किल सेट है उसके ऊपर हमारा फोकस जो है ना वो कम है। स्पेशली अगर आप रिसर्च के वाले से देख लें कि बीएस लेवल को बच्चों का वो लेवल नहीं है जो मैं वेस्ट में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने देखा वहाँ पे बड़ा जबरदस्त उनका इनपुट्स है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस लेवल का। इसी तरह एमफिल लेवल के ऊपर भी हम जो है ना हमारा थोड़ा सा वी आर लैगिंग फार बिहाइंड अगर हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करते हैं। पर अगर हम साउथ एशिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर उसमें एक दो चीजें कि हमें एक चीज हमेशा याद रखें, हमें अपनी शॉर्ट कमीज को मद्देनजर रखना है। जब तक हम अपनी शॉर्ट कमीज को पेन डाउन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं उनको सारी चीजें कि भाई हमारे ये इशू है, उसकी बेस के ऊपर स्ट्रेटेजी जब बनाएंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। जहां तक टेक्निकल एजुकेशन की बात है तो डेफिनेटली हमें शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमास ये ऑफर करने चाहिए और हर फील्ड के अंदर। मुझे याद है कि जब ये टीवी चैनल दुनिया टीवी स्टार्ट हुआ था तो एक दिन वो मेरी इनके जो ऑनर है उनसे मुलाकात थी। आई वॉज एट दैट टाइम विद यूनिवर्सिटी सेंटर पंजाब। तो मियाँ साहब ने जो हमसे डिस्कस किया, मियाँ महमूद साहब ने, कि जी हमें बताइए कि वो मुझे ना एनालिज, उन्होंने 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए, कैमरामैन, एनालिज और डिफरेंट कंटेंट राइटर और बाकी चीज़ों के हवाले से। उनके लिए हमें मार्केट से बंदे नहीं मिल रहे जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं कि हमारा बच्चा जब मार्केट में जाता है तो उसके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस मौजूद है। उस वक्त डेफिनेटली आज से 10 साल पहले हमारे पास वो लैब्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये सारा इनिशिएटिव जो है ना यूनिवर्सिटी ने लिया है, हायर एजुकेशन ने लिया है, जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब, फेडरल हायर एजुकेशन, और ये सारा जो है ना एक डेफिनेटली इसकी पेस को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। और पेस उसी सूरत में बढ़ सकती है कि गवर्नमेंट अपना जो एजुकेशन बजट है जो बहुत ही कम है हमारा जो ओवरऑल जीडीपी का, अगर हम अपना बजट एजुकेशन का बढ़ाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बच्चों के अंदर, कौम के अंदर मैं देखता हूँ बहुत पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को हमने चैनलाइज करना है। अगर हम इस एनर्जीज को, हमारे जो बच्चों की एनर्जीज है, इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर दें, प्रॉपर उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विद इन 10 years विल बी ऑन द टॉप 20 कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं, उसमें इकोनॉमिकली भी आ जाएगा, एकेडमिकली भी आएगा। पाकिस्तानी लोग ब्राइट हैं, ब्रिलियंट हैं, हार्ड वर्किंग है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसी के हवाले से जो है वो डायरेक्शन का है
और अब जो है ना गवर्नमेंट जो है ना काफी जो है ना पिछले चंद साल से बड़ा अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी आए हैं और अवेयरनेस बड़ी पैदा हुई है जी, हमने इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है। बिल्कुल सर, यही है कि हम किस तरह अपने स्टूडेंट्स को पॉलिश कर सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। सर, आपने एक टर्म यूज की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह कि आजकल हम सबको पता है डिफरेंट जिस तरह एप्स हैं, चैट जीपीटी है या डिफरेंट एप्स के थ्रू हम लोग इसको जानते हैं। तो क्या हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज को कर रही हैं प्रमोट? देखिए अभी तो बिल्कुल ये नया स्टार्ट ही हुआ है, तो डेफिनेटली मैंने देखा कि अब वो वर्कशॉप्स आने शुरू हो गए, वेबिनार्स शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है, ताकि जो फ्यूचर जो चैलेंज आ रहा है इसकी वजह से अब साथ वो बच्चों को ये भी बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने किस तरह इसको यूज करना है, और साथ ये भी हो कि इसको आप मिस यूज भी ना हो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बच्चों का स्किल सेट जो है ना इम्प्रूव करें। अगर हम स्किल सेट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जब वो यूज करना शुरू करेंगे तो भाई प्रॉब्लम होगी। बट ये है कि अब टर्नइट और डिजिटल सॉफ्टवेयर है वो इसको अब आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हैं। बट एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप इस हवाले से देखते हैं तो उसमें ये है कि अगर आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो कम से कम आपका एक हॉराइजन ब्रॉड होता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन के एक नए एवेन्यूज आपके पास खुल रहे हैं। जिस तरह पहले कंटेंट राइटर की बहुत सारी जॉब्स थी, अब उसको एक बहुत सारी जॉब इस न्यू टेक्नोलॉजी से खत्म होगी और बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होगी, क्योंकि हर जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो उसके कुछ प्लस होते हैं, नई जॉब्स निकलती हैं, उसका कुछ जॉब खत्म भी होती हैं। पर हमें इस चैलेंज को इस तरह हम कर सकते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर जितनी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले इसके ऊपर हमारे जो कोर्स डिजाइन इस तरह किया जाए कि जिसमें हम जो नई चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी के हवाले से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, एक बात है। दूसरा ये हमें पूरा अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजिकली इनरिच करना पड़ेगा। हमारी अभी तक पब्लिक सेक्टर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अटेंडेंस डेटाबेस जो है ना वो सेंट्रलाइज नहीं है, टीचर एवेल्युएशन डाटा सेंट्रलाइज नहीं है। ये सारी चीजें अगर हम टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो उससे ये होगा कि एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो मैकेनिज्म है फैकल्टी एंड स्टाफ वो बहुत बेहतर हो जाएगा, स्टूडेंट की एनरोलमेंट भी बढ़ेगी उससे, और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, और स्टूडेंट की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी। ये सारे वो फैक्टर अगर हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लें, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो सारा उनका कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो चीजें बड़े जो ना पेपर फ्री इन्वायरमेंट अभी तक हम कहते हैं, पर अभी तक हम जो ना हर चीज फाइलों में रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के अंदर हम इस तरफ जा रहे हैं। ये इनके मैं जिसे आप कहते हैं कि मैं बड़ा पॉजिटिव इस मामले में कि डेफिनेटली कौमों में टाइम लगता है चीजों को आते हुए। अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है, 70 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, कई कमें बहुत आगे निकल गई हैं तरक्की के साथ। डेफिनेटली उन्होंने बड़े कम टाइम के अंदर ग्रो किया, चाइना की एग्जाम्पल और बहुत सारी कंट्री है। पर मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखने का आदी हूँ, और मुझे अगर हम अभी भी अपनी स्ट्रेटजी अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर दें और टेक्नोलॉजी के प्रॉपर इनकॉर्पोरेट करें अपने सिस्टम के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट विद इन फ्यू ईयर्स यू विल सी a big change in Pakistani society. इंशाल्लाह। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरह हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमें मुतालिया का बोलते हैं, बुक रीडिंग का बोलते हैं। सो डू यू थिंक कि हमारे ये सोशल मीडिया डिफरेंट एप्स हैं या हमारा इंटरनेट है, इसने इस चीज को रिप्लेस कर दिया, लाइक अब हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, मुतालिया नहीं करते हैं? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका मैं मिलकर बात करना चाह रहा था। देखिए ये जो है ना बुक रीडिंग का पाकिस्तान के अंदर ये कि आपको तकरीबन एक जमाना था जब हम छोटे थे तो पूरे लाहौर में बहुत सारी बुक शॉप्स होती थी, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं बुक के, जहाँ पे हम जाके मैं अपने वाले साहब हमें कोई कंटेंट चाहिए होता था तो हम लोग रिसर्च करते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। अब देखिए लाहौर के अंदर बहुत ही कम किताबें रह गई, नॉवल पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। इवन हमारी जो किताबें हैं, स्टूडेंट्स भी अभी ये कहते हैं जी हमें आप पावर पॉइंट स्लाइड्स देते हैं बुक रीडिंग के लिए, पर मैं तो बकायदा फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि उनको चैप्टर्स देता हूँ, उनको बुक्स देकर पढ़ें, ताकि रिव्यू लिखें, पढ़ें। जब तक आप प्रॉपरली चीजों को पढ़ेंगे नहीं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग उसी वक्त पैदा होगी जब आप क्रिटिकल राइटिंग तभी कर सकते जब आप क्रिटिकली सोचेंगे। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। नंबर 1 एक चीज जो इस हवाले से, नंबर 2 जो है ना वो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को इसमें इसी तरह ला सकते हैं, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि हम जो रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली BS लेवल के ऊपर हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तमाम असातिज़ा-ए-किराम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर उनको कहें कि स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो किताब पढ़े, उनको चैप्टर्स दें,
डिफरेंट बुक रीडिंग्स के लिए करें और उनकी रीडिंग समरीज लिखवाएं। मुझे याद है, मैं यॉर्क में जब पढ़ाता था तो हम बकायदा उनसे रीडिंग समरीज लेते थे स्टूडेंट से। उन्हें कहते थे जनाब ये बुक्स है, तो मैं एक एक स्टूडेंट को एक एक चैप्टर की समरी देते थे। वो बच्चा 1 या 2 पेजेस में समरी लिख के लेके आता था। एक तो उससे उसका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होता था, दूसरा वो पूरा एक चैप्टर पढ़ता था फिर ही उसकी रीडिंग समरी कर सकता था। उससे जब आप बुक देते हैं ना तो उसे बुक पढ़ने की आदत पड़ती है। डेफिनेटली स्टूडेंट तो एक इजीएस्ट वे ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज ऑल फैकल्टी ट्रेनिंग जो है इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी है कि उनको कहें कि स्टूडेंट को, फैकल्टी को चाहिए कि स्टूडेंट को इस तरह कंट्रोल करें कि उनकी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट उनकी इंप्रूव करें। और ये आपने जो बिल्कुल सही फरमाया कि अभी हमारे यहाँ रीडिंग की हैबिट्स जो है ना वो कम होती जा रही है, और इसको ये बहुत ही अलार्मिंग है। और हम शॉर्टकट्स पे चले गए हैं कि ये हमें स्लाइड्स दे दें जो टीचर ने क्लास में है, वो छोटे मोटे पॉइंट्स लेके। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि आजकल मैं जब, मेरी एक आदत है, मैं डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता होता हूँ कि जी 5-6 पेजेस का जवाब लिखें। अच्छा, स्टूडेंट्स में वो कहते हैं डॉक्टर साहब हाथ थक गया जी, आप बड़े लंबे लंबे सवाल पूछते हैं, बड़ा लंबा जवाब लिखना पड़ता है। देखिए, आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में चले जाएं, सीएसएस के, किसी भी, वहां पे आपको लंबे सवाल लिखने होते हैं। आपने उसको उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स का पता चलता है, आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है इंग्लिश राइटिंग की, आपकी प्रोफिशिएंसी कंटेंट में कितना है आपका, आप चीजों को आर्ग्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये वो स्किल सेट है जो आपको किताबें पढ़ने से आता है। और जो किताब का जो पेपर का टच है ना, वो डेफिनेटली उसमें नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो आपके पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो अवेलेबल है इस वक्त, जिस तरह हम बहुत सारे लोग, हम कुरान शरीफ भी आजकल मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप मोबाइल को यूज करें, बट बुक रीडिंग तो करें ना। बेशक आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर, अब हम पहले हार्ड न्यूज़पेपर्स लेते होते थे, आजकल आप देखेंगे न्यूज़पेपर की पब्लिश ही बहुत कम हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर कम से कम उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर तो पढ़ रहे हैं ना। रीडिंग हैबिट्स जो है ना वो फैकल्टी इंप्रूव कर सकती है। यूनिवर्सिटी को इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टीचर्स को भी देनी चाहिए कि वो उनका माइंडसेट डेवलप करे कि स्टूडेंट जो है ना फोकस करें कि वो ज्यादा से ज्यादा किताबें उनको पढ़ाई जाए। और लाइब्रेरियों को इनरिच करना बहुत जरूरी है ताकि लाइब्रेरी कल्चर डेवलप करें। मैं एक यूनिवर्सिटी था, मैंने वहां पे एक लाइब्रेरी में जाके उस लाइब्रेरी से मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताइए कि मैंने एक नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मैंने कहा पिछले लास्ट 1 या 2 साल के अंदर कितनी किताबें हमारे स्टूडेंट्स ने, बीएस लेवल के स्टूडेंट्स ने यहाँ से जो है ना इशू करवाई है, और फैकल्टी ने कितनी करवाई है। तो डेफिनेटली वो फिगर शेयर नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी ये चीज। फिर मैंने बुला के पूरी फैकल्टी का मीटिंग कॉल की और फिर मैंने उनको कहा कि भी आप इस डायरेक्शन में करें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर मैंने कल्चर उस कल्चर को प्रमोट किया, क्योंकि मैंने जो सीखा था बाहर से, और मेरा अपना भी, मुझे भी रीडिंग, मैंने अपनी एक पूरी लाइब्रेरी डेवलप की हुई है, मैं चीजों को पढ़ता रहता हूँ। तो वो मेरा पैशन है पढ़ना, और ये मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप लोग जो है ना रीडिंग करें। आप देखें कि वेस्ट, अगर आप चले जाएं लाइक दुनिया में किसी भी, आप सबवे में बैठे हो, आप जा रहे हो, तो आप देखें ज्यादातर लोग आपको जो नजर आएंगे इंग्लैंड के अंदर, या वो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक या नॉवल पढ़ रहे होते हैं। तो रीडिंग का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। सर, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं, उसमें एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, और आपको क्या लगता है कि किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, उसमें एचईसी की जहां तक बात है, एचईसी जब से एचईसी ने अपने प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, एक जो है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, तो काफी इंप्रूवमेंट आई है। डेफिनेटली डिफरेंस तो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जो W4 कैटेगरी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट सेक्टर में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जबरदस्त है। उन्होंने एक कंप्यूटराइज सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, उनके ऊपर क्लास से सारी एयर कंडीशंस है, और बहुत सारा अच्छा उन्होंने उसके ऊपर, बट डेफिनेटली वो पैसे भी, फिर आपकी ट्यूशन फी उनकी ज्यादा है, तो फैकल्टी को पे भी ज्यादा करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा सा जो है ना आप समझ लें कि ये इसमें थोड़ी सी वो पीछे है उस हवाले से। पर जहां तक क्वालिटी एजुकेशन की बात है, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम W4 कैटेगरी यूनिवर्सिटी की बात करें, छोटी यूनिवर्सिटीज को तो डेफिनेटली मैं कंपेयर नहीं करता। जनरली अगर आप देखें कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स मौजूद है, टीचर भी मौजूद है जो पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी हमारी स्टूडेंट को वो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि ये अब 100% परफेक्ट है, नो, टाइम लगेगा, इसके ऊपर मजीद चीजों की करने की जरूरत है, और हमें अपनी जो पास्ट में गलती हुई है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जो डिफरेंस है जिस एचईसी के आने से, जो एक ऊपर एक बॉडी है वो जो डायरेक्शन दे रही है, जी आपने कैरिकुलम से डिजाइन करना है, क्वालिटी को
एनहांसमेंट में आपने ये करना है, रिसर्च में ये करना है, तो वो जो पैरामीटर्स एचईसी ने दिए हुए हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत यूनिवर्सिटी जो है इसको फॉलो कर रही हैं, तो उस वजह से इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। ये रोल हमें जो ना पंजाब एचईसी का और जो फेडरल एचईसी का इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये डॉक्टर निज़ाम ने जब ये स्टार्ट किया था पंजाब एचईसी का, ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल के एक नया ट्रेंड दिया। इसी तरह अगर हम फेडरल में चले जाएं तो बड़ा जबरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बताने का। डॉक्टर तार रहमान ने स्टार्ट किया था एचईसी में, ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचईसी, तो वो फेडरल एचईसी, तो उससे भी एक बड़ी ड्रास्टिक चेंज आई है एजुकेशन सिस्टम में। सर, क्या आप पर्सनली सेटिस्फाइड हैं द रोल ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम और जो पंजाब एचईसी का है? देखिए, अभी इनको मजीद पंजाब एचईसी को एम्पावर करने की जरूरत है। आप एक अदारा बना दें, उसको फंडिंग ना दे, उनका स्ट्रेटेजिक रोल ना डिफाइन करें, तो फिर अदारा क्या करेगा? वो एक दफ्तर में बैठा होगा तो वो अदारा कुछ नहीं कर सकता। आप अदारे बनाने से चीजें हल नहीं होती, अदारों को स्ट्रेंथन करने से होती हैं। फिर आपकी लीडरशिप किस तरह रोल प्ले करती है, फिर सिस्टम को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट हो, आपकी जो एक पार्लियामेंट लेवल के ऊपर पर्टिकुलर जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है एचईसी के वाले से, उसको आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। फिर जो वहां की लीडरशिप है वो क्या रोल प्ले करे, उसका क्या विजन है, वो किस तरह अपनी टीम को लेके चलती है, वो यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह इनकॉर्पोरेट करती है चीजों को करने से। डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो रहा है, मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मजीद फंड्स उनके पास हो गए तो डेफिनेटली अब देखें ना, एक बड़ा जबरदस्त है हमारे जो एचईसी ने कहाँ ये पॉसिबल हो सकता था कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे मार्जिनलाइज फैमिली से आते हैं और एचईसी उनको फंडिंग देता है कि जी आप बाहर जाएं 6 मंथ के लिए पीएचडी का प्रोग्राम, आप जिस तरह वो प्रोग्राम उन्होंने दिया 6 मंथ आप बाहर लगा के आ जाए। इसी तरह आपकी जो ट्रैवल ग्रांट्स हैं, ये बहुत बड़ी एचईसी की कंट्रीब्यूशन है। वरना कौन सोच सकता है जी मैं अमेरिका में जाकर अपना रिसर्च पेपर पढ़ूंगा एक हाई लेवल फोरम के ऊपर, तो ये एचईसी उनको फंडिंग दे रहा है। और जब वो एचईसी फंडिंग देता है, वहां पे कॉन्फ्रेंस आती है, बच्चे बाहर जाते हैं, स्कॉलर्स बाहर जाते हैं, और वहां से फिर पाकिस्तान की जो स्कॉलर जब इंटरनेशनल लेवल के लोगों के ऊपर मिलते हैं तो इंटरनेशनल लिंकेज भी डेवलप होता है। तो ये रोल एचईसी का बहुत ही पॉजिटिव है। पर आप अगर कहें कि 100% परफॉर्म कर रहा है तो वो डेफिनेटली टाइम लगेगा, फंडिंग चाहिए उसके लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है। पर हम राइट डायरेक्शन, देखिए एक चीज होती है, आइदर वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यस वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट इट विल टेक टाइम। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, क्या वो कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट पे काम कर रही है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हमारे अंदर एक कल्चर ऑफ जो है ना टॉलरेंस का कल्चर खत्म होता जा रहा है। और जो एक रिस्पेक्ट होती थी फॉर फीमेल्स, एक रिस्पेक्ट होती थी सिस्टम को समझने की, बड़े छोटे का एहतराम लिहाज, वो अब चीजें पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं। ये नहीं कि खत्म हो गया है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए जो ना यूनिवर्सिटीज का काम जो है ना, उसमें 2 लेवल के ऊपर हम करते हैं। एक तो पहला लेवल तो ये है कि फैमिली ग्रूमिंग किस तरह की है, अब किस तरह फैमिली बच्चे को लेके चलती क्या की। दूसरा लेवल आता है आपका यूनिवर्सिटी का, तो असासा इकराम का स्टाइल क्या है, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं टीचर के स्टाइल को, इवन उसकी ड्रेसिंग है, उसका वे ऑफ टॉकिंग है, उसका लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। तो ये चीजें जो है ना वो भी स्टूडेंट्स को देखते हैं। एक तो टीचरों की जो ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, ये ग्रूमिंग के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ग्रूमिंग बहुत एक इंटायरली डिफरेंट चीज है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप चीजों को किस तरह क्या आप डाइवर्स ओपिनियन को एक्नॉलेज करते हैं, सुनते हैं लोगों की बात, गुड लिसनर आप है कि स्टूडेंट के, देखें स्टूडेंट के मसाइल ही आप सुनेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट जो ना साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होने चाहिए। जो स्टूडेंट को किसी इशू की वजह से आ जाता है, फैमिली के अंदर उसका कोई इशू है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई पेरेंट्स का कोई ब्रेकअप है, या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मसाइल है, तो उस बच्चे को रेफर किया जाए, जिस बच्चे का केस डिसिप्लिन कमेटी में आए उसको रेफर किया जाए कैरियर को जो है ना साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास कि जाओ भाई, और इसको इतने सेशंस लो, पता करें कि इसका एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है। सर, आजकल तो इग्नोर किया जाता है स्टूडेंट। और दूसरी जो है ना, ये भी एक चीज है। और दूसरी बात जो है ना कि हमें जो हमारे कैरिकुलम हम जो डिजाइन करना है ना, उसके अंदर हमें एक कंपोनेंट ऐड करना चाहिए कि जिसके अंदर उनको भाई सबसे बड़ा रोल मॉडल तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी है, और कुरान शरीफ है। अगर हम उसका ही उर्दू तर्जमे के साथ या कोई ऐसी चीज उसमें हम कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना उसका, आप ठीक है उसको हम
इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, आप जनरल पर्सपेक्टिव में लें कि कुरान भी सारी वही बातें करता है जो हमें किसी और किताब में मिलती है कि बेशक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल पढ़ लें, कोई भी टीन्स पढ़ लें, कोई भी किताब पढ़ लें, उसमें चीजें तो वही हैं, पर आप उनको लेके किस तरह आपने लोगों को बताना है कि आपने किस तरह आप पे इफेक्टिवनेस आपके अंदर कैसे हो, आपकी ग्रूमिंग किस तरह आपने करनी है, आपने जो है ना, क्योंकि जब तक आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी आप एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने सिर्फ डिग्री प्रोड्यूस नहीं करनी, हमें उनके साथ एक इफेक्टिव सिटीजन मार्केट में देना है कि जो किसी कंपनी में जाए तो वो कहे यार ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ये गैरिजन का पढ़ा हुआ है, या ये नर्स का कायद आजम का पढ़ा हुआ है, उसके एक डिफरेंस नजर आना चाहिए। अगर डिफरेंस नजर नहीं आता तो इट मीन समथिंग रॉन्ग समवेयर। और जिस तरह आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहां पे मैंने देखा कि स्टूडेंट आते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया, स्टूडेंट आई प्रेजेंटेशन दी, जिस तरह गुड प्रेजेंटेशन बच्चों की होती है, मैंने उसके लिए ना एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया बना दिया। मैं कही जो मैं 5 मार्क्स सिर्फ आपकी ड्रेसिंग के इसके ऊपर एलोकेट करूंगा, बाकी 10 मार्क्स तो आपकी प्रेजेंटेशन के होंगे और यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, 10 मार्क्स कंटेंट के होंगे, पर मैं आपके 5 मार्क्स मैंने सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के देने हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने एतराज भी किया कि यार ये क्या, मैं कही ये दिस इज माई रिक्वायरमेंट। आप इमेजिन करें जो जिस तरह बच्चे ड्रेसअप होके आते थे, शुरू मैंने उनको बताया कि ड्रेसिंग, एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए आपने जब प्रेजेंटेशन देनी। आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट विद इन 1 सेमेस्टर ऐसी ग्रूमिंग हुई है स्टूडेंट्स की, उनको मैंने बताया कि मेरी क्लास के अंदर आपने बिहेव कैसे करना है। हालांकि मेरा ये कोर्स तो मैं कोई और पढ़ा रहा था, पर मैंने जो उसके ऊपर जो घंटा 1.5 घंटा हर क्लास में जो मतलब पीरियड था, पहले जो मेरा ड्यूरेशन टाइम का है, तो मैंने पहले 2 क्लासेस जिस रहा वो सिर्फ उनकी ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जितनी बाकी इनके ऊपर मैंने उनको लेक्चर दिया। मैंने अंदाजा कर लिया था ये क्लास जो है ना मेरे माइंडसेट के साथ जो है, क्योंकि टीचर का काम ये है कि वो चीजों को देखे कि क्लास का लर्निंग लेवल क्या है। बेस्ट टीचिंग ये है कि आप अपनी क्लास के टॉपर्स और बैक बेंचर्स, इन दोनों को देख के उनके दरमियान में एक रेशियो निकाल के जब आप पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट जो है ना, आपकी क्लास की एवेल्यूएशन भी बेहतर जाती है, स्टूडेंट का लर्निंग जो है ना वो भी लेवल भी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर, जिस तरह के आजकल ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से पढ़ते हैं, BS करते हैं, MPhil करते हैं, मोस्टली PhD करते हैं, दे वांट टू गो अब्रॉड, और वहाँ जाके वो जॉब करना चाहते हैं, फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे प्लान्स हैं कि हम लोग उनको यहाँ पे रखें, उनसे कहें कि यहाँ पे आप जहाँ यहाँ से पढ़ा है तो आप यहाँ पे ही जॉब करें, अपनी कंट्री को सर्व करें? देखिए, 2 तरह कंट्री तो ये बच्चे जो यहाँ से डिग्री करके जा रहे हैं, कंट्री तो वो सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं वहां से वो पैसे कमाते हैं और रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं, तो ये भी एक है। मैं इसको ब्रेन ड्रेन नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की। बाकी जो दूसरी बात है ब्रेन ड्रेन की, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आप लुक्रेटिव मार्केट यहाँ पे जॉब्स की क्रिएट करें। बहुत सारे लोग, अब मैं भी कनाडा में पढ़ा हूँ, कनाडा में रहा हूँ, मैंने बड़ी दुनिया घूमी है, तो मैं वापस क्यों आया? तो मुझे यहाँ पे मार्केट अच्छी लगी, मैंने कहा व्हाई नॉट, क्या आई एम गोइंग टू सर्व माय कंट्री। पर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ा सकता। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कमिटेड है अपने कंट्री के साथ, वो आना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो यंग जनरेशन बाहर जा रही है, सबसे पहले तो हमें जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। और जॉब्स कैसे क्रिएट हो सकती है कि हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए अगले 10 साल के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और इंडस्ट्री हमें बताया कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी जॉब अगले 10 साल में चाहिए। हम इंडस्ट्री एनालिसिस कर ही नहीं रहे, बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी डिसिप्लिन में पढ़ रहा है, कोई किसी में, और उनको कोई उनके पास स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी मैंने कहाँ पे जॉब करनी है। ये सबसे पहले डिफाइन किया जाए कि अगले 10 साल में इस फील्ड के अंदर इतनी जॉब्स आएंगी, हमें इतने प्रोफेशन चाहिए, आप उतने ही प्रोड्यूस करें। ये नहीं कि आपने एक डिपार्टमेंट खोल दिया, तमाम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खोल दिया, डिग्रियां करवा रहे हैं और उसकी मार्केट नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि आप इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज करवाएं, कि जिस एरिया का एनालिसिस करें, किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री है, उस तरह के आप यूनिवर्सिटी में कोर्सेज ऑफर करें, ताकि जब वहां से निकले और बच्चे वैसी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल एरिया है तो अब वहां पे उनको जॉब मिल सके। तीसरा, आप इंडस्ट्री के साथ एक ऐसा लॉइजन डेवलप करें कि इंडस्ट्री खुद बताएगी कि हमें इस एरिया में इस स्किल सेट के साथ इतने लोग चाहिए, आप उनको जॉब प्रोवाइड करें। फिर टेक्निकल एजुकेशन और जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो एजुकेशन है वो आप इनको दें, ताकि लोग अपनी जॉब खुद क्रिएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इंटरप्रेन्योर
बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज पहले तमाम बच्चे जॉब ढूंढ रहे होते थे टीवी चैनल्स के अंदर, अब बहुत सारे लोग जरा अपना इन्होंने कैमरा लिया, बैठ गए और यूट्यूब के ऊपर आ गया, दे आर अर्निंग गुड मनी, तो वो कर रहे हैं ना। तो ये अपने आप को उनको ऐसा स्किल सेट दिया जाए कि वो अपनी जॉब खुद ढूंढे और खुद ही अपने आप को मार्केट के अंदर लेके चले। फिर इंडस्ट्री भी कुछ फंडिंग कर सकती है कि कुछ जो ब्राइटर स्टूडेंट को कुछ पैसे दें कि जी जो अच्छा आइडिया लेके आए उनको कुछ फंडिंग करें, ताकि उनको एक न्यू आइडियाज के साथ स्मॉल बिजनेस लॉन्च करें, जिस तरह इंडिया इसके ऊपर बड़ा फोकस कर रहा है। बिल्कुल सही सर। सर काफी बच्चे हैं जो लाइक अपनी डिग्री बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से लाइक वो करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन दे आर लाइक जॉबलेस, उनको जॉब नहीं मिलती है, उसका क्या रीजन होगा? देखिए उसमें 2-3 रीजन है। एक तो मैंने जिस तरह बताया मार्केट में जॉब्स कम है, बंदे ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात जो है ना, जो मैं एक बात कहता हूँ कि डिग्री आपने कर ली है, आपने स्किल सेट को जो है ना पॉलिश नहीं किया। आप मेरे पास इंटरव्यू में आ रही है, मैं आपसे एक तो एकेडमिक नॉलेज से आपसे पूछ लिया, मुझे वो बंदा मेरे जो मेरा जो कारोबार है, मेरा जो बिजनेस है, उसके अंदर फिट नहीं हो रहा। अब मैं एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, उनके जो लाहौर के जो हेड है उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पास बहुत सारे लोग कंप्यूटर से डिग्री करके आते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस लेवल का बंदा चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में जिस तरह के, अब वो स्किल सेट का बंदा मेरे पास बंदों की कमी है, बंदा ही नहीं मुझे मिल रहा। स्किल्स वो मुझे कह रहा है, मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास इस वक्त 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए की 12-15 जॉब्स है, मेरे पास बंदा ही नहीं है कोई। फिर मैंने कुछ लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनसे मीटिंग करवाई। वो बंदे एक्चुअली देखिए बात यह है कि एक तो बात यह है कि स्किल सेट का इशू है कि वो अवेलेबल नहीं, कुछ स्पेशलाइज्ड काम है वो स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता जब वो मार्केट में आते हैं। फ्रेशमैन की बात करता हूँ। सेकंड ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट 30 तक आपकी मोर देन 70% पॉपुलेशन, मोर देन दैट जो है वो अंडर 30 है। तो जब ये बच्चे होंगे तो मार्केट में जाएंगे, जॉब तो डेफिनेटली कंपटीशन में आएगा। तो उसके लिए हमें अपने जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, एक बात, ताकि हमारे ही स्टूडेंट वहां पे खपत हो सके उनकी, एक। और दूसरा हमें जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह हमारा कंप्यूटर रिलेटेड है या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, गूगल के साथ आप जिस तरह लोग बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन के साथ कर रहे हैं, जिस तरह आपका वो ऑनलाइन आजकल बहुत सारा मार्केटिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो इसके ऊपर स्किल सेट को इम्प्रूव करके गए तो बहुत सारे लोग जरा आप अपना जहान खुद पैदा करेंगे, जॉब्स उनको खुद मिल जाएगी। और मैं अभी भी इस मामले में समझता हूँ कि जॉब्स निकलेंगी अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बना लें। बिल्कुल ऐसे ही सर। सर काफी यूनिवर्सिटीज हैं वो रोल प्ले करती हैं क्रिएटिंग फ्यूचर पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं बहुत से हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज का पार्ट हैं। तो व्हाट रोल डू यू सी लाइक नाउअडेज यूनिवर्सिटी में लीडरशिप और पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग? देखिए किसी जमाने में तो यूनिवर्सिटीज में बकायदा यूनियंस होती थी, वो बड़ा रोल प्ले करती थी, उसमें वो अब बहुत सारे आपके लीडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो वहां से यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और बाद में वो बड़े नाम पैदा हुए, पाकिस्तान की बड़ी पोजीशंस पे आए। पर उस वक्त भी उसके भी कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट ही होते, लड़ाइयाँ होती थी, तो ये इस तरह चीजें। तो मसला ये है कि इस वक्त जो इशू है, यूनिवर्सिटी का काम है फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करना। डेफिनेटली पॉलिटिशियंस के लिए हमें जो है ना यूनिवर्सिटी में इस तरह का स्किल सेट देना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट की जिस तरह क्लब्स है, इनकी हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिस तरह स्टूडेंट क्लब है, मतलब पेंटिंग क्लब हो गया, हाइकिंग क्लब हो गया, इस तरह की जो स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा। तो अगर आप पॉलिटिशियंस के हवाले से देखेंगे, हमारे जो पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थी उसको हमने खत्म कर दिया है। एक इसका ये मसला, पर ये जरूरी नहीं कि ये होनी चाहिए, क्योंकि बात सफा ये चीजें जो ना एकेडमिक जो है ना परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा इसका असर पड़ता है। ये लोग फिर जो है ना पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। बाहर के मुल्कों में आप देखें, वहां पे इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जब यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स में हो जाएगी ना, तो आपका एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप स्टूडेंट के अंदर इस तरह का स्किल सेट डेवलप करें कि वो अपने आप को, उसका जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, स्टूडेंट के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। अब तो हमारी वो सारी चीजें सोशल मीडिया ले लिया, लोग पॉलिटिकली बड़े चार्ज हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई कौन सी क्या हो रही है, लोग एनालिसिस करना शुरू हो गए। उन लोगों का जो जिसे आप कहते हैं ना कि एनालिसिस का
वो बेहतर होता चला जा रहा है डे बाय डे। पर उसमें ये भी चीज देखना है कि क्या लोग फेक न्यूज और न्यूज बेस्ड ऑन द रियलिटी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज का सबसे बड़ा जो अलमिया हम फेस कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो ये भी एक जो है ना एक इशू आ रहा है कि हम इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी यंग जनरेशन रिलाई कर रही है, मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन का जो जिसकी बाद में पता चलता है कि वो वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। पर जहां तक लीडरशिप की बात है तो लीडरशिप डेफिनेटली हमें उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ लिमिटेड लेवल के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट एंगेज हो, उनको पता चले टीम कैसे बिल्ड करनी है, लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है। देखिए सबसे पहले अगर 8 से 10 स्टूडेंट एक ग्रुप में काम करेंगे तो वो एक बंदा जो उसका लीडर होगा उसको ग्रुप को हैंडल करना आएगा, ग्रुप की डायनामिक्स को समझेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो डिफरेंट जो है ना मॉड्यूल्स हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उनका स्किल सेट। बिल्कुल सर। सर आपने बात की थी स्पोर्ट्स कल्चर जिसमें कोकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह आ जाती हैं। मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी में जो क्रिकेट है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है रादर देन डिफरेंट अदर गेम्स। लेकिन इन एडिशन टू दिस लाहौर गेज़न यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट जो हमारे गेम्स हैं, जिस तरह हमारी फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया और रेसलिंग हो गई, डिफरेंट जो गेम्स हैं उसको प्रमोट किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं किस तरह उनको स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना चाहिए? देखिए ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। पाकिस्तान में हमने सारा पैसा जितना भी स्पोर्ट्स से आ रहा है वो क्रिकेट के ऊपर ही जा रहा है, क्रिकेट की अकेडमीज बन गई है, उसके ऊपर फोकस है। हमारी जो नेशनल गेम हॉकी है वो टोटली खत्म हो गई। किसी जमाने में पाकिस्तान दुनिया को लीड करता था हॉकी के अंदर, ओलंपिक्स होते थे, वर्ल्ड कप होते थे, तो पाकिस्तान एक लीडिंग, बड़े बड़े जर्मनी जैसे बड़े बड़े कंट्री पाकिस्तान की हॉकी टीम से इंस्पायर्ड होते थे। इनके जो वे ऑफ जो ना हॉकी खेलने का जो तरीका था। तो आजकल हमारा क्योंकि फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर हो गया, बाकी गेमों को हमने इग्नोर कर दिया। अब तो हमारे पास ये स्पोर्ट्स बोर्ड की हालत हो गई है बहुत सारे इदारों के अंदर, क्योंकि बस पैसे नहीं होते। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि वो अपने जो ट्रेंड स्टार जो लोग हैं या प्लेयर्स हैं उनको दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में गेमों में प्ले करने के लिए भेज सके। देखिए इसके लिए जिस तरह इन्होंने जो आपकी PSL जो पाकिस्तान की आई है वो जिसके अंदर उन्होंने जो है ना पब्लिक पार्टनरशिप के साथ उन्होंने काम किया। ये सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, हर चीज स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए। जब वो बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करेंगी नए प्लेयर्स को तो उनका होगा, उनको वो बाय भी भिजवा सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले तो इसको इंडस्ट्री को मोटिवेट करना पड़ेगा एक, और दूसरा जो है ना हम देख रहे हैं बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में है, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स गाला एक बना लेते हैं और बस हमारे पास वो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर ही नहीं रखा हुआ, टीचर ही नहीं रखा हुआ, उनके लिए ट्रेनर्स नहीं है। अगर वेट लिफ्टिंग करनी है या आपने वहां पे स्विमिंग करनी है या आपने बड़ी यूनिवर्सिटी में है जिनके पास स्विमिंग पूल्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी यूनिवर्सिटी पास तो खेलों की ग्राउंडें नहीं है। हालांकि HEC ने उसके ऊपर बाकायदा कानून बनाया हुआ है कि आपकी ये इतना होना चाहिए, पर वहां पे स्पोर्ट्स बहुत ही कम होती है। लेकिन ये जरूरी है, जब तक आपका हेल्दी माइंड उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में नहीं लेके जाएंगे। जितना अच्छा आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतना ही आप फिजिकली बेहतर होंगे, उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा। माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें सिर्फ जिस्मानी तौर पे स्टूडेंट को स्ट्रांग करने की जरूरत है, मॉरली स्ट्रांग करने की जरूरत है, फिजिकली स्ट्रांग करने की जरूरत है, फिर मेंटली, और उसके बाद हम एक अच्छे जिसे आप कहते हैं ना कि एक प्रॉपर ब्रांड के साथ स्टूडेंट मार्केट में दे सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज का जो रोल है इसमें डेफिनेटली मैं आपसे इस बात के ऊपर एग्री कर रहा हूं कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी तो कम बजट मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स को तो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और सर अगर फोकस भी है तो क्रिकेट के ऊपर है या किसी यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल है तो उसको वो दे देते हैं, पर बाकी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वेट लिफ्टिंग हो गई, कराटे हो गए और बहुत सारी छोटी छोटी गेम्स हैं, वैसे छोटी नहीं यानी कि जिसमें ओलंपिक्स में आप देखें कि वाइड रेंज है। अभी एक पाकिस्तान का एक बंदा था जिसे वो नेजाबाजी में उसने अपना वो किया है। तो हमें ये चाहिए कि हम डिफरेंट टैलेंट्स को हंट करते हुए डिफरेंट एरियाज के अंदर, जिस एरिया में जो यूनिवर्सिटी है उस टैलेंट को हंट कर गया, इस एरिया में ये स्पोर्ट्स खेली जाती है उसको करे। और यूनिवर्सिटी का ये काम है कल्चर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी ज़ारा में है या एक यूनिवर्सिटी किसी ऐसे एरिया में है जहां पे उनका कोई स्पेशलाइज्ड कल्चर है, कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेडिशन है, तो उनके कल्चरल डेज बनाए ताकि उनका वो कल्चर खत्म ना होता जाए, वो कल्चर वो प्रिजर्व होता जाए। ऐसे सर क्या यूनिवर्सिटीज कैपेबल हैं फॉर फुलफिलिंग द लैंडस्केप ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिमांड्स?
पाकिस्तान के हवाले से तो देखिए डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का जो बेसिक पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो यही है कि फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करना, फ्यूचर जॉब मार्केट को की नीड्स को देखते हुए ऐसे स्किल्ड वर्कर पैदा करना कि जो वहां पे जाके काम कर सकें। और जो जहां तक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, डेफिनेटली हमें एक तो फंडिंग बढ़ाने की जरूरत होगी पाकिस्तान लेवल के ऊपर एजुकेशन के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अब जिस तरह एक नई वेव आई है, यंग जो हमारे लोग बाहर से भी पढ़ के आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इधर लोकल लोगों में एक ड्राइव पैदा हुई है कि जी हमने जो ना क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। ये HEC को क्रेडिट जाता है कि अब लोगों को बहुत कॉन्शियसनेस पैदा हो गई है कि जी एक कंपटीशन भी है, एक हेल्दी कंपटीशन है कि इतने रिसर्च पेपर्स होंगे तो हम इतना हमारा ये होगा। तो उससे ये है कि आप जितना काम प्रोड्यूस करेंगे वो स्टूडेंट का भी फायदा होगा और फैकल्टी के। जहां तक फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के लिए हमें करने के काम क्या है? सबसे पहले तो हमें फ्यूचर मार्केट डिमांड्स को डिटरमिन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन सी एरिया में कितनी जॉब्स आ रही हैं और हमें जॉब्स कौन से सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएट करिए, हम उस तरह का स्किल सेट के साथ लोग पैदा करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो हम कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तीसरा बात यह है कि हमने जो हमारा कैरिकुलम को टोटली हमें जो है ना मार्केट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। नए कंटेंट कोर्स के अंदर डालने पड़ेंगे, तमाम वो कंटेंट जो हिस्टोरिकल हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जो रिलेटेड नहीं है नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से, तो अब बजाय उन चीजों के नई चीजें फोकस करने की जरूरत है। और एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, अब तो बड़ी आसानी पैदा हो गई है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आपको HEC ने इंटरनेशनल जो एक्सेस दे दी है बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स की, आपको ऑनलाइन जो ना इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट के अंदर ई-बुक्स अवेलेबल है। तो अब कल्चर प्रमोट करने की जरूरत है किताबें पढ़ने का, ताकि अब तो आसानी हो गई, आपको किताब बाई करनी भी नहीं पड़ती, अब ऑनलाइन किताब आपको मिल जाती है। अब हर चीज अवेलेबल है, अब आप कर नहीं रहे तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साजा इकराम है और जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ऐसी पॉलिसीज बनाए कि स्टूडेंट को फोर्स किया जाए कि वो किताबें पढ़े और उसके अंदर जो है ना जो उसको डेस्क कर सके। और तीसरी बात जो हमारा जो फ्यूचर यूनिवर्सिटीज के हवाले से है कि हमें यूनिवर्सिटीज को ना सिर्फ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाने की जरूरत है ताकि एजुकेशन तमाम लोगों के साथ एक्सेस हो, एजुकेशन की लोग उसके पास पढ़ सके अपने एरियाज में। बच्चियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाहर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते अपनी बच्ची को एक छोटे शहर से भेजें और वो लाहौर में आके पढ़े। अब देखिए गुजरात में यूनिवर्सिटी बन गई है, आपकी छोटे छोटे शहरों में यूनिवर्सिटी बन गई, तो अब जो गुजरात के बच्चे किसी में लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो गुजरात में पढ़ना शुरू हो गए और खासतौर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनकी बेटियां वहीं पढ़े, बच्चे भी वहां पढ़े। उससे ये होता है कि उनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो उस एरिया से यूनिवर्सिटी बनने से पूरे एरिया का कल्चर ट्रांसफॉर्म होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो फ्यूचर के एक जो यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से हम एक्सपेक्ट हम देख सकते हैं कि हम हर एरियाज के अंदर यूनिवर्सिटी बढ़ाएं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी बढ़नी चाहिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर अब फोकस होना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड्स को हाई करें, हायरिंग के स्टैंडर्ड्स को हाई करें, फैकल्टी हायरिंग के स्टाफ स्किल स्टाफ रखें, यानी कि ऐसा बंदा स्टाफ में, अगर क्लरिकल स्टाफ भी रखना है तो वो बंदा हो जिसके पास एक बड़ा साउंड किस्म का स्किल सेट मौजूद हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, कंप्यूटर यूज के हवाले से। इसी तरह आप अगर लैब्स बना रहे हैं तो लैब के टेक्नीशियंस जो है, या मीडिया लैब है, या आपकी बायोलॉजी की लैब्स है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब्स है, कहीं भी है, तो आपने उस हवाले से चीजों को देखना है कि किस लेवल का आप लैब्स के अंदर जो लोग हैं उसको आप रिक्रूट कर रहे हैं, एक चीज है। फिर यह है कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जाएं, क्योंकि अभी जनरलाइजेशन ज्यादा है कि वो एक बंदे ने PhD कर ली एक ही सब्जेक्ट में तो वो तमाम सब्जेक्ट को कर रहे हैं। अब जब ज्यादा लोग मार्केट में PhD करके आएंगे फिर हम स्पेशलाइजेशन के अंदर जब लोग मौजूद होंगे तो वो स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको ज्यादा लोग हम प्रिसीजन के साथ जो है ना पढ़ा सकेंगे और प्रिसीजन के साथ ही हम जो है ना स्टूडेंट जो है ना मार्केट में दे सकते हैं। तो जनरली पाकिस्तान का जो फ्यूचर है यूनिवर्सिटीज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ब्राइट है। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, HEC भी फोकस कर रही है, और जो हमारे इस वक्त जितने भी यूनिवर्सिटीज में जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उनका जब मेरी क्योंकि डिस्कशंस रहती हैं, डिफरेंट कमेटीज में मुलाकातें होती रहती हैं, तो वो लोग
का पैशन है कि कुछ डिलीवर किया जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखें, किसी भी रेवोल्यूशन का, किसी भी चेंज का जो पहला स्टेप होता है, लोग सोचते हैं, फिर उसको अमली जामा अपनाते हैं, फिर आपको उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तीनों स्टेजेस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में अब शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सर, आपने बात की कि डिफरेंट एरियाज में यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाए ताकि तालीम को आम किया जाए, लेकिन सर इसमें एक फैक्टर आ जाता है कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, मोस्टली ऐसे लोग हैं जो फीस को नहीं पे कर सकते हैं, मोस्टली अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं आगे कि हम लोग इतनी फीस नहीं पे कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो HEC को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। देखिए, उसमें तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो है ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है। अच्छा, फिर जो स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं जिसमें आप समझ लें कि कुछ लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी भी दे रही है। फिर यूनिवर्सिटी आजकल पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फंड भी रखा हुआ है कि आप वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अब देखें ना, ये भी एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का अच्छा है कि वो लैपटॉप्स भी दे रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी उसमें तो लोग जरा एक डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट्स जो है ना मेरिट वाइज तो बड़े अच्छे हैं उनका, पर ये कि फाइनेंशियली उनका डेफिनेटली इश्यूज हैं। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट जो उनको लैपटॉप्स दे रही है तो उससे बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आएगी बच्चों की लर्निंग के अंदर। जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो फीस स्ट्रक्चर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में है वो तो ऑलरेडी ही आपको पता है कि बहुत ही बिल्कुल उस लेवल के ऊपर है कि जहां पे हम समझेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। अगर इफ वी कंपेयर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आस्किंग फॉर ह्यूज मनी जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो किस तरह के डेफिनेटली हम इंडस्ट्री को एंगेज कर सकते हैं, स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम कर सकते हैं जी, कुछ पैसे आप दें स्टूडेंट्स को जो है, नीडी स्टूडेंट्स जो है। प्लस ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्पेशलाइज फंड जो है ना वो मुकर्रर कर दे कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्कॉलरशिप के अलावा भी कि जिन लोगों को हो सका, या अगर देखिए ये सूरत में होता है कि यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है तो वो एक स्पेशलाइज फंड एलोकेट कर सकती है। इस वक्त तो यूनिवर्सिटी के पास जितना फंड आ रहा है वो सारे का सारा फंड वहीं पे खर्च हो जाता है, कुछ पेंशन में चला जाता है, कुछ उधर चला जाता है। इसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। अगर ये चीजें हम एड्रेस कर लेंगे तो ये जो इश्यूज है ना हमारे फीस स्ट्रक्चर के, ये एड्रेस हो सकते हैं और तालीम आम हो सकती है। तालीम आम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें होती हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक है 4 ईयर बैचलर की डिग्री, जिस तरह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अभी इन्होंने लॉन्च किया है HEC ने और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, उसके अंदर हमें खालिसन टेक्निकल कोर्स पढ़ाने चाहिए। और मार्केट इंडस्ट्री अगर इस तरह हमारी बन जाती है तो बच्चा जो है ना वो 2.5 साल की एसोसिएट डिग्री करने के बाद ही उसको जॉब मिल जाए मार्केट के अंदर, तो बाद में जब उसके पास टाइम हो तो पढ़ने में। अमेरिका में ऐसे ही होता है, लोग हाई स्कूल करने के बाद वो कम्युनिटी कॉलेज में चले जाते हैं, 2-2.5 साल का डिप्लोमा करते हैं और जॉब कर दे। उसके बाद पता चला जनाब वो लेट एज में भी लोग आ जाते हैं MSc करने, वो 4 ईयर बैचलर कंप्लीट करने के लिए, MSc करने के लिए। तो ये पाकिस्तान ने अभी इंट्रोड्यूस कराया, तो जो एक सिस्टम के अंदर एक ये भी एक बड़ा अच्छा हुआ है कि इन इदारों की वजह से कि HEC और पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर एक कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ना ये एक अच्छा हो गया कि उन्होंने कहा जी के तमाम MA प्रोग्राम को उन्होंने खत्म करके उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया उसके अंदर कि जी आप 4 ईयर उसी स्टूडेंट के साथ आपकी डिग्री। और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था पहले, वो भी मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों ने बड़ा HEC ने रोल प्ले किया और यूनिवर्सिटी ने किया, वो एक्रेडिटेशन का इशू था कि यहाँ पे डिग्री कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं वो बाहर एक्सेप्ट नहीं होते थे। अब जब से डिग्री इक्विवेलेंस और एक्रेडिटेशन का आ गया, पहले डिग्री इक्विवेलेंस की मैं बात करता हूँ, वो जब ये सारी चीजें हुई तो उससे ये एडवांटेज हुआ कि आपकी डिग्री जो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी देती है तो जब HEC इसको स्टम्प कर देता है तो ग्लोबली वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, एक बात। और सेकंड, अब कंटेंट भी इस तरह के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस डिजाइन किए जाते हैं। समटाइम वो आप पूछ लेते हैं जी आपने क्या पढ़ा है, तो वो सिलेबस अब क्योंकि इंटरनेशनली हम कनेक्ट हो गए हैं ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, तो वो चीजें भी हम इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है जो हमें फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बेहतरी लाएगा। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं विच आर डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन, तो कौन से ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की जो देखिए उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हैं जिनकी बहुत अच्छे
एफएससी में मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं या बीएस के अंदर आगे वो जाना चाह रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट को उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस तरह का लॉन्च करेंगे जिस बच्चे के एक कट ऑफ पॉइंट रखने के जी इस कट ऑफ पॉइंट से ऊपर अगर स्टूडेंट आता है तो हम हर डिपार्टमेंट के अंदर 5-5 स्टूडेंट जो है वो विदाउट फी लेंगे। उससे ये होगा कि जो आपके मेरिट बेस बच्चे हैं उनको एक तो एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इंडस्ट्री को उसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि अगर आप यूनिवर्सल हायर एजुकेशन के ऊपर आप जाना चाहते हैं, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिले इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, तो उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक अपना बजट को एलोकेट करना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। उसके बाद यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी एजुकेशन कि 10 साल बाद एक प्लान कर लेंगे हम 10 साल तक इतने पैसे हम जो ना फॉर नेक्स्ट 10 year प्लान बनाए या 20 years के 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर हमने ये चीजें करनी है। जब हम इस डायरेक्शन के अंदर पैसा खर्च करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट जो ना आएगी और आपके ये जो इश्यूज है ना कि बच्चों को जॉब एडमिशन नहीं मिल रहे या वो ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये मसले हल हो जाएगा। मैंने देखा है कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं कि अगर कोई बच्चा जो एडमिशन हो जाता है उसका बाद अगर वो फी पे करने के काबिल नहीं होता तो यूनिवर्सिटी ने फंड उनके पास होते हैं, यूनिवर्सिटी के इवन डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर भी लोग जो है ना हेल्प करते हैं। पर इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हेल्प इस तरह की जाए कि बच्चे को महसूस ना हो कि उसको हेल्प किया जा रहा है, क्योंकि जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। आप इनडायरेक्ट वे से उसको कहें, उसको ये ना फील हो कि वो नीडी स्टूडेंट है, वो कहे कि यू आर ए प्रोटेक्टिव सिटीजन फॉर पाकिस्तान, तो हम आपको इस तरह अकोमोडेट करें कि आप हमारे लिए कुछ करें। ये जो एक इनिशिएटिव है और एक तरह की जो सोच है ना ये ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट एजुकेशन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाते हैं, डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन पहुंचाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इस तरह के स्किल्स बच्चों में पॉलिश कर देते हैं कि वो फ्यूचर में वो मार्केट में जॉब कर सकते हैं इजीली? नहीं, देखिए आप लोग यहाँ पे सारे ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं तो हमारे पास देखिए अगर आप पहले 3 साल का सर्वे कर ले, मैंने एक यूनिवर्सिटी में था तो मैंने वो सर्वे करवाया, मैंने अपने जो एलुमनाइज थे या आप कह लेंगे जिन स्टूडेंट की मेरी आखिरी जो बैच था मैंने डेलिबरेटली उस बैच के स्टूडेंट्स के नंबर अपने पीए का इनके नंबर जरा नोट करें। अच्छा, वो मैं एक मेरे से एक स्टडी मैं करना चाह रहा था, मैं कहीं इनका नंबर ले लें मोबाइल नंबर, तो 1 साल बाद मैंने कॉल किया, उसमें कुछ 5-6 बंद हो गए, बाकी वो नंबर चाह रहे थे। मैंने कहा पूछे, आप इमेजिन करें उसमें मेरी 40 की क्लास थी, तो 40 क्लास में अगर सिर्फ 4 बच्चे ऐसे रह गए थे 1 साल पूरे तकरीबन 14 महीने के बाद, मैंने उस 14 या 15 महीने बाद सर्वे करवाया मैंने, आप इमेजिन कि उसमें सिर्फ 5 बच्चे थे जिनको जॉब, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, बाकी तमाम लोग किसी ने अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर लिया था, कोई ऑनलाइन काम करना शुरू हो गया था। मैंने सब पूछा तुम कितनी अर्निंग कर रहे हो, किसी का जी मैं कोई 50,000 कर रहा हूँ, किसी का मैं 40 पे लगाऊं, डेफिनेटली वो कम थी। पर पाकिस्तान के हवाले से अगर आप इनिशियली देखा जाए तो इसको कि उन्होंने कम से कम अपनी रास्ता तो तलाश कर लिया, किसी से पूछा, कोई टीवी चैनल में लगा हुआ है, ठीक है सेटिस्फाइड नहीं है जी मैं अभी छोटी जॉब कर रहा हूँ, पर मोर देन आपके तकरीबन आपसे कह लें 70% लोग जो है वो एडजस्ट कर गए। अच्छा, जो 5% लोग थे, अब डेफिनेटली आपको ज़हन में नहीं होते स्टूडेंट्स कौन है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कहा यार जो ना मैंने मेरे साथ जो मैंने यार ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, मैं कहा इनको कॉल करो। अच्छा, वो डेफिनेटली साल बाद आपको याद तो आ जाते हैं कॉन्स्टेंट। मैंने उसे मिला, मैंने कहा क्या वजह क्या हुई है, तो उसमें मेरे ख्याल 5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। मैंने पूछा तो कहाँ पे आपका, अब वो फौरन मुझे याद है, उसमें ये मजे की बात है 2 लोग हालांकि उसमें बड़े हाई ग्रेड के साथ थे और 4 लोग जो है बिल्कुल जिनका स्किल सेट जो है ना पॉलिश नहीं था वो थे। हाई ग्रेड वाले बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है वो सिर्फ पढ़ाई में फोकस रखते हैं, वो कनेक्टिविटी में बिलीव नहीं करते। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होगी आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपके चांसेस बनते हैं जॉब के। जो पुअर स्किल सेट के साथ बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, तो उनका मैंने देखा तो वो मुझे तब भी नजर आ रहा था कि इनके अंदर वो इशू, जब वो क्लास में थे लास्ट सेमेस्टर मैंने उनको एक कोर्स लिया था, तो आई रियलाइज किया यार इन लोगों को प्रॉब्लम हुआ। मैंने क्लास में उनको बता दिया था कि आप लोगों का ये इशू होगा, आपको मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आपने अपनी स्टाइल को चेंज नहीं किया, आपने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं किया। स्किल सेट में क्या पाकिस्तान के अंदर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ किताबें आपको सारी याद है पर आप इंटरव्यू में बैठे आप कम्युनिकेट नहीं कर सके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कॉम्प्रोमाइज्ड है।
आप घबरा गए हैं, दिस इज अनदर इशू। आपकी प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ड्रेसिंग, आपका स्टाइल, आपका आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे इंटरव्यू में, तो मैं क्यों उस बंदे को हायर करूं? एक बंदा मेरे पास आता है, मैं उसको हायर करना चाहता हूं, मुझे बताएं कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रहे हैं और बहुत ही मोटा बंदा चला ना जाए उससे, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड हायर करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एफिशिएंट ऐसा बंदा चाहिए कि जो बंदा पकड़ भी सके किसी को और परफॉर्म कर सके। हाँ, अगर वो बंदा विद ओबेसिटी के साथ मेरे पास आता, उसके लिए मैं कोई और जॉब क्रिएट करूंगा। ये भी एक स्किल है, वो भी हमारा प्रोडक्टिव सिटीजन है पाकिस्तान का, हमने उसको भी जॉब देनी है, उस पर स्किल सेट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है कि किस बंदे को कहां प्लेस करना है, प्लस आप अपने अंदर वो स्किल सेट इंप्रूव करें अपने आप को। आप अपने आप को ऐसा फिट पुर्जा बनाएं कि जो मशीन के अंदर फिट हो। जब आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी आ गई, आपने लर्न कर लिया कि यार मैंने इस सिस्टम के अंदर फिट होना है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जॉब्स आर देयर, आपने परफॉर्म करना है। फिर ये है कि 4 to 5% आप हमेशा मार्जिन होता है और हमेशा रहता है, ये अमेरिका में भी मार्जिन रहता है, कनाडा में भी ये मार्जिन मौजूद है कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती उनके फिर कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते, उनके लिए फिर कुछ लेवल्स के ऊपर काउंसलिंग की जरूरत होती है, कुछ चीजें जो है ना उनको करने की जरूरत होती है। और एक चीज जो इसी वाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका होता है ना, ये आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट व्हेन आई वॉज इन कैनेडा, आई वर्क फॉर कैनेडियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैनेडा के साथ मैंने एज एम्प्लॉयमेंट काउंसलर काम किया था। तो मेरे पास पूरी दुनिया से क्लाइंट्स आते थे डिफरेंट। हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर कैरियर काउंसलिंग के अंदर भी फोकस करने की जरूरत है कि बच्चों को बताया जाए कि इस फील्ड के अंदर इतनी जॉब्स है, आप इस तरफ जाएं और इस स्किल सेट से आप जॉब ले सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर आप हमारा प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि इंडिविजुअली वो अपनी लाइफ में किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं? ब्रीफली आप थोड़ा सा देखिए, यूनिवर्सिटी के अलावा जो एजुकेशन की जो बात है, सबसे पहले तो ये है कि आप हमारे पास अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, बजाय आप सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक देखने के, आप सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए कि उस आपकी इंटरेस्ट किस फील्ड में। आपका अगर फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका आर्ट एंड लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल लाइक मीडिया में, तो आप उस तरह की कुछ रीडिंग्स पढ़े, आप देखें यार कौन सा स्किल सेट जो मुझे लेना चाहिए। लीडरशिप क्या होती है, आप डालें उसको, लीडरशिप को पढ़ना शुरू कर दें। आप स्टूडेंट नहीं है यूनिवर्सिटी के, आप कहीं जा नहीं रहे, आप देखेंगे मैंने एक बिजनेस लॉन्च करना है, मैंने एक नर्सरी बनानी है, तो मुझे कौन कौन से प्लांट चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं है और उसको मैं ला के इतने पैसे अगले 10 साल में कमा सकता हूँ। ठीक है ना, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट किस किस चीज के लिए बेहतर है, आप इंटरनेट से पढ़ना चाहिए। इंटरनेट राइट नाउ इज अ बिग ट्यूटर, बिग टीचर है आपका। फिर आप जो कंसल्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रब्ता करें। सबसे पहले रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करें। नंबर 3 जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है ना अपने अंदर टॉलरेंस, एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बढ़ाएं। जितना आप बढ़ाएंगे आपका स्किल सेट इंप्रूव होता चला जाएगा। तीसरा ये है कि आप सुनने की आदत डालें। हमारे यहाँ सिर्फ बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। आप सुने, गुड लिसनर जो होगा ना वो हमेशा ज्यादा इनपुट्स लेगा और एंड के बाद डिसीजन तो उसने ही लेना होता है, पर वो इनपुट्स जो उसको आ रही होती है ना उसमें बहुत सारा आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा होता है। किताबें पढ़ें, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें। इवन के कुरान शरीफ को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें, उससे आपकी बड़ी लर्निंग होती है। आपको पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट गॉड डिमांड्स फ्रॉम यू। आपको वहां से वो चीजें पढ़ें, उससे आपके कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, किताबों से कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। आप म्यूजिक भी सुने, अपने आप को भी एंटरटेन करें। अगर आप अपने आप को हर वक्त आप पढ़ नहीं सकते, उसको भी आप लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन को अगर इसके अलावा जो चीजें हैं, सोशल मीडिया को आपका जो है ना आपका टेक्नोलॉजी को यूज करें अपने स्किल सेट को इनहांस करने के लिए। इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखें, आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल रहा है। आप कहते हैं जी मैंने कोई कुकिंग करनी है, तो आपको बहुत सारी कुकिंग की चीजें जो है ना वो पता चल जाती है, कौन सी नई रेसिपी कैसे बनानी है। अमेरिका में और तरह बन रही, पाकिस्तान में और तरह बन रही। तो ये आपका जो है ना सोशल मीडिया आपका एक टीचर है, ट्रेनर है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन लें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स पे जाएं। सर थैंक यू सो मच आने का, आपको टाइम, आपने हमें बहुत अपना टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, हमने आज जाना कि वो कौन से ऐसे अमामिल हैं जिसके ज़रिए हम अपनी मियारी तालीम को बेहतर बना सकते हैं। हम मज़ीद और जानेंगे किसी और प्रोग्राम में एक न्यू गेस्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक यू जी।